जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं गणपति बाबा का नाम लेकर के, मां सरस्वती को नमन करते हुए। हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी डीसी थ्योरी की क्लास रहने वाली है। वन शॉट के अंदर इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। इस क्लास के बारे में एक एक चीज को बारीकी से डिटेल में आज देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो जो आपकी डीसी थ्योरी के अंदर सारा कुछ आज कंप्लीट कर लेंगे इस एक क्लास के अंदर ही। तो आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि ईएमएफ क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है वह बल जिसके कारण धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं हम विद्युत वाहक बल। जिस बल के कारण किसका प्रवाह हो रहा है? जिस बल के कारण धारा का प्रवाह हो रहा है, जिस बल के कारण किसका प्रवाह, धारा का प्रवाह हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। जिस बल के कारण धारा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल की जो यूनिट है वो क्या होती है आपकी? वोल्ट होती है। प्यारे दोस्तों क्या होती है? वोल्ट होती है। यहाँ पर आ जाते हैं कि जो हमें ईएमएफ है भाई, ईएमएफ हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? देखो, रासायनिक क्रिया से हमें ईएमएफ प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे सेल है, बैटरी है, जिनका उपयोग करके हमें क्या प्राप्त होता है? ईएमएफ प्राप्त होता है। यहाँ से ईएमएफ, जैसे अपनी मोटर है, सॉरी जनरेटर है, अल्टरनेटर है, उनसे भी क्या मिलता है हमें? हमें वहां से भी क्या मिलता है? ईएम, वहां से भी हमें ईएमएफ मिलता है। अपने स्थैतिक और गतिज, अपन पढ़ते हैं कि विद्युत कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो स्थैतिक विद्युत और एक गतिज विद्युत। गतिज विद्युत को हम उपयोग में लेते हैं, लेकिन स्थैतिक विद्युत विद्युत को उपयोग में नहीं लेते हैं। प्रिंटर के अंदर जो काम लेते हैं वो कौन सी विद्युत होती है? स्थैतिक विद्युत। अब ऐसा नहीं कि भाई यार सर प्रिंटर को तुम लाइट से चलाते हैं, वहाँ कौन सी स्थैतिक विद्युत? उसके अंदर मतलब इसको क्या लिया जाए, उसके सिद्धांत पर कर रहा है वो कार्य। ठीक है, ऐसे समझेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रिंटर को स्थैतिक विद्युत पर क्या कर रही है, कार्य कर रहा है। तो आगे चलते हैं। अब एक चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अपन ये चीज देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, अपन ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अपन पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन की गति हमेशा कहाँ से होगी? इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन की गति होती है ऋण आयन से धन आयन की ओर। ठीक है, और जो धारा होती है, धारा किधर से किधर बहती है? धन से ऋण की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब यहाँ बात करते हैं, ये हो गया पॉइंट ए और ये क्या हो गया आपका? बी। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ए से किधर जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ए से बी की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गति कर रहे हैं? ए से बी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ से गति कर रहे हैं? ए से बी की ओर। लेकिन जो विपरीत गति कर रहा है वो क्या होती है? धारा। इसके जो विपरीत जो गति कर रहा है वो क्या हो जाते हैं? धारा हो जाती है। धारा क्या होती है? बी से ए की तरफ। धारा किधर जा रही है? बी से ए की तरफ। ये तो हो गया धारा आपकी, ये क्या हो गई? धारा। ये क्या हो जाती है? धारा। धारा कहाँ से गति कर रही है? बी से ए की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहे हैं? ए से बी की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जबकि धारा गति कहाँ से कर रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गति कर रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गति करती है। ये चीज छोटी है लेकिन बार बार क्या होता है, भूल जाते हैं इसको, ये कंफ्यूजन की चीज है। तो इसे आप 2-4 बार पढ़ोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पोटेंशियल के बारे में देख लेते हैं कि विभव क्या होता है। विभव क्या होता है? अनंत क्षेत्र से, इसकी परिभाषा देख लीजिए। अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में, अनंत क्षेत्र से वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका पोटेंशियल पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि विभव कहलाता है। अनंत क्षेत्र से, देखिए अनंत क्षेत्र, इकाई आवेश को, कौन से आवेश को? इकाई आवेश को V बराबर W बटा
क्यों? इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से, इकाई आवेश को, ये रहा आपका आवेश, इकाई आवेश को कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र में? वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, लाने में जो कार्य किया जा रहा है, लाने में जो कार्य किया जा रहा है भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विभव, यानी कि पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, इसका ये सूत्र हो जाता है। अगर विभव की बात करेंगे तो अपन क्या हो गया? कार्य बटा आवेश हो गया। लेकिन मात्रक के, कार्य का मात्रक जूल पर, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति, जूल प्रति कूलाम हो जाता है, जूल प्रति कूलाम। या फिर क्या बोल सकते हैं हम? या फिर कहेंगे, क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। ये आपको याद रखना है। क्या हो गया मात्रक? भाई विभव का मात्रक पूछेगा आपसे कोई तो क्या बताओगे? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट क्या हो जाता है? विभव का मात्रक हो जाता है। विभव किसे कहते हैं? विभव किसे कहते हैं? विभव कहते हैं इकाई आवेश को, इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य विभव कहलाता है। डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या होती है? विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। धारा, धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धारा प्रवाह के लिए विभवांतर क्या है? आवश्यक है। धारा प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? विभवांतर है। जैसे कि मान लो यहां पर लेते हैं, एक तो वोल्टेज अपन विभव ए ले लिए और एक क्या ले लिए? विभव वी ले लिए। अगर मैं यहां भी 10 वोल्ट कर दूं और यहां भी मैं 10 वोल्ट कर दूं तो क्या इसमें धारा प्रवाह होना संभव है? नहीं, इसमें धारा प्रवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी धारा। अब ए बिंदु मेरा क्या है? 10 है और बी क्या है मेरा? बी क्या है मेरा? 9 है। अब क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। अब क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। क्यों? क्योंकि धारा कहां से बह रही है? उच्च विभव, उच्च विभव से कौन सी विभव? निम्न विभव की ओर देखा है। कभी आपने देखा है कि आपका मोबाइल है 2% चार्ज, आपका पावर बैंक है फुल चार्ज। जब आपका मोबाइल 2% चार्ज है, पावर बैंक आपका फुल चार्ज है, जिसके बाद में आपने कभी देखा है कि वो आपके मोबाइल से पावर बैंक चार्ज होने लग जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि विभव पावर बैंक के अंदर ज्यादा है। भाई विभव पावर बैंक के अंदर ज्यादा है तो आपका पावर बैंक के अंदर से आपका मोबाइल चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि एक हमारे पास में बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है? एक हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, एक हमारे पास में 24 वोल्ट की बैटरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि 12 वोल्ट की बैटरी से 24 वोल्ट की बैटरी चार्ज होने लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव एक ही जगह है, प्लेटफॉर्मों पर और बस स्टैंडों पर जो बेचे जाते हैं ना भाई अपने को पावर बैंक है, मतलब आईफोन का, एप्पल का ओरिजिनल चार्जर बोल के, एप्पल का ओरिजिनल 10,000 का पावर बैंक बोल करके अपने को वो 150 रुपए में बेच जाते हैं। ले भाई मतलब ये हमने कस्टम से फ्री करवाया इसलिए आपको 150 में दे रहे हैं। वही एक ऐसा पावर बैंक होता है जो जिससे मोबाइल से पावर बैंक चार्ज हो जाता है, ना कि पावर बैंक से मोबाइल। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता, वो मतलब ऐसा हो, मतलब फालतू के होते हैं वो। तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब विभव का अंतर होगा तो ही धारा का क्या होगा? प्रवाह। और हमेशा कहाँ से कहाँ बहती है धारा? धारा हमेशा कहाँ से बह रही है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का क्या हो रहा है? प्रभाव हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, अवस्थाएं देख लेते हैं। यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ -7 वोल्ट है, यहाँ क्या है? -7 वोल्ट है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ धारा का प्रवाह होगा। यहाँ क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। यहाँ -10 वोल्ट है और यहाँ -20 वोल्ट है। यहाँ -20 वोल्ट है, यहाँ -10 वोल्ट है। तो धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा ए से बी की ओर होगी। भाई जो माइनस के अंदर जो ज्यादा है ये तो क्या है? कम है, और ये क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये तो क्या है? कम है, ये क्या है? ज्यादा है। तो कम तो ज्यादा से किसकी तरफ जा रहा है? कम की तरफ, यानी कि ए से बी की तरफ। और लेकिन ये हो गया सर्किट, इसके अंदर ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। क्या इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसका आ रहा है? 10 का आ रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है? 17 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो धारा का प्रवाह क्या होगा?
यहाँ संभव है, यहाँ संभव है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि विभव क्या हो गए, समान हो गए। समान विभव है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, समान विभव के अंदर धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विभव स्रोत क्या होते हैं, अपन पढ़ते हैं धारा सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यह परिपथ लोड को, यह परिपथ या लोड, परिपथ या फिर क्या हुआ लोड को क्या प्रदान करता है, विभव प्रदान करता है, वो क्या होता है, धारा सोर्स होता है। धारा सोर्स क्या करता है, परिपथ या फिर लोड को विभव प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, धारा सोर्स कहते हैं। ये हो गया आपका धारा सोर्स, ये क्या हो जाता है आपका धारा सोर्स होता है। अब धारा सोर्स, कोई भी धारा सोर्स होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, कोई भी धारा सोर्स होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, ऐसा कोई सोर्स होता ही नहीं है जिसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध ना हो, तो ये होता है, ठीक है। अगर धारा सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अगर आदर्श अवस्था में पहुंचता है, पर आइडियल के अंदर पहुंचता है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जीरो होगा। ये चीजें याद रखने योग्य हैं, इनको बार बार पढ़ते रहेंगे ना भाई, तब जा करके ये क्या होगी, दिमाग के अंदर घुसेगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि सेम सेम चीजें, धारा सोर्स, वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, इनके अंदर ये चीजें क्या है, जीरो अनंत निम्न उच्च, ये चीजें होती रहती है। इनको जब बार बार नहीं पढ़ते ना, तो ये दिमाग से मतलब बार बार स्किप होती रहती हैं, ठीक है। तो इन्हें रोकने के लिए क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार मतलब इनको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जा करके दिमाग में स्थिर होंगे। इनमें से सवाल आते हैं, इनमें से सवाल आते हैं, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उठते हैं भाई, ठीक है। अगर आदर्श अवस्था के अंदर पूछे कौन सा, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध आदर्श अवस्था के अंदर क्या होता है, जीरो होता है, और आदर्श अवस्था के अंदर जीरो, और वास्तविक अवस्था, प्रायोगिक अवस्था के अंदर क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। आदर्श अवस्था में जीरो, वास्तविक अवस्था में क्या होगा, निम्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वोल्टमीटर। क्या है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को किसके समांतर क्रम में लगाया जाता है, लोड के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर की माप सीमा क्या होती है, 0 से 110 वोल्ट। माप सीमा बढ़ानी है, अगर वोल्टमीटर के अपने को क्या करनी है, माप सीमा बढ़ानी है। माप सीमा बढ़ानी है तो इसके अंदर श्रेणी क्रम के अंदर एक प्रतिरोध क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि जो श्रेणी क्रम में ये जो प्रतिरोध लगा है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, और उच्च मान का होता है कि निम्न मान का। तब तक मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। अगर मतलब माप सीमा क्या होती है, ये होती है, इस माप सीमा को बढ़ाने के लिए ही क्या लगाया जाता है भाई। वैसे तो आपका वोल्टमीटर कितनी मापेगा, 0 से 110 वोल्ट, लेकिन हम तो देखो 415 वोल्ट भी इससे मापन करते हैं, 230 वोल्ट भी मापन करते हैं, फिर इससे ज्यादा वोल्टेज भी मापन करते हैं, 11,000 1 केबी भी, 11 केबी भी इससे मापन करते हैं अपन, है ना। तो ये मुझे बताओ है ना कि किसके द्वारा मापेंगे, ये लगाया अपन ने, क्या लगाया, ये लगाया। इसका नाम अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप देख लीजिए। यहाँ पर वोल्टमीटर की क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि वैसे तो वो कितना माप रहा है, 0 से 110 वोल्ट तक ही मापन कर रहा है। अपन को क्या करनी है, उसकी सीमा बढ़ानी है। सीमा बढ़ाने के लिए कौन से क्रम में लगाएंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध लगाएंगे उसके कौन से क्रम में, प्रतिरोध लगाएंगे उसके श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, मल्टीप्लायर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गुणक प्रतिरोध बोलते हैं। और जो गुणक प्रतिरोध होता है ना भाई, वो कौन से मान का होता है, गुणक प्रतिरोध होता है उच्च मान का। गुणक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च मान का हो जाता है। और यहीं पर मैं बात कर लेता हूं आपसे एमीटर के बारे में। किसके बारे में, एमीटर के बारे में। जब एमीटर के बारे में जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। और ये क्या होता है, ये होता है निम्न मान का। यहाँ पर याद रखना, जो एमीटर के अंदर लगा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, शंट प्रतिरोध। समांतर में लगाया जाता है, एमीटर के समांतर में लगाया जाता है, निम्न मान का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, धारा सोर्स। अभी अपन ने वोल्टेज सोर्स की बात कर ली, अब धारा सोर्स की। परिपथ या लोड को जो विद्युत धारा प्रदान कर रहा है धारा सोर्स हो जाएगा, और जब परिपथ या लोड को जो वोल्टेज प्रदान कर रहा है, जो वोल्टेज प्रदान कर रहा है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज सोर्स हो जाता है। अब देखते हैं इसके अंदर बात करते हैं कि धारा सोर्स के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आदर्श अवस्था के अंदर क्या होता है, अनंत होता है। आदर्श अवस्था के अंदर क्या होता है, अनंत होता है।
लेकिन वास्तविक अवस्था के अंदर क्या होता है, ये उच्च होता है। जबकि वोल्टेज सोर्स का जब अपन ने आदर्श जो वोल्टेज सोर्स के अंदर पढ़े थे, तो वोल्टेज सोर्स के अंदर हम क्या पढ़े थे, वोल्टेज सोर्स के अंदर पढ़े थे क्या था, जीरो, और ये क्या था, निम्न। ठीक है, ये पढ़ा था पढ़ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। परिपथ में धारा के मापने के लिए एमीटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। धारा का मापन के लिए एमीटर, वोल्टेज का मापन के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, एमीटर धारा को मापन करता है और कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। माप सीमा क्या होती है, 0 से 5 एम्पियर। इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए इसके समांतर क्रम में कौन सा प्रतिरोध, संट प्रतिरोध लगाया जाता है। संट प्रतिरोध होता है जो कौन से मान का होता है, निम्न मान का होता है। माप सीमा बढ़ाने के लिए सॉरी, माप सीमा बढ़ाने के लिए कौन सा प्रतिरोध लगाया जाता है, संट प्रतिरोध लगाया जाता है। एमीटर के समांतर क्रम के अंदर संट प्रतिरोध का मान एमीटर के आंतरिक प्रतिरोध के मान से भी क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। अगर आप करना चाह रहे हो लोको पायलट की तैयारी, तो आज ही आप आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने कोर्स ले लिया है तो लाइव पढ़ा रहे हैं सर, उसके साथ साथ में अपनी क्लासों को पूरा करते रहिए ताकि आपका बैकलॉग ना हो और आप साथ के साथ पढ़ते चले, अच्छे से समझ खाएंगे चीजें। अगर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि यार क्यों ना मतलब मैं 2 की स्पीड पे करके देख लेता हूँ, क्लास को जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई वो अपना लॉस कर रहे हो इस तरीके से। कैसे, एक तो रियल टाइम के अंदर हम जो चीजें पढ़ पाते हैं ना, वो ऐसे स्पीड को अधिक करके अपन नहीं पढ़ सकते। एक तो यार 1 घंटे की चीज है, आप उसको 1 घंटे में कर रहे हो तो बेटर है। ठीक है, और 1 घंटे की चीज है आप उसको 20 मिनट 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दे रहे हो, तो वो थोड़ी क्या है कि मतलब दिमाग क्लिक ही नहीं कर पाता है चीजों को। जब ये खास तौर पर जब होता है जब हम पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, और एक हमारी ट्रेड तो इस तरीके की है, इसको तो यार मतलब अपन इस तरीके से पढ़ ही नहीं सकते। 2 4 5 10 बार रिवीजन करने के बाद में ऐसा लगता है कि चीज ये कि यार कुछ चीजें हम भूल रहे हैं, स्किप हो रही हैं दिमाग से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत स्पीड पर करके देखो। अगर आप रिवीजन के तौर पर देख रहे हो, आपने चीज पढ़ रखा है पहले, तो आप आराम से, मैं तो कहता हूँ 2 की क्या आप 3 की स्पीड पे करके देखो, मस्त मतलब अपना टाइम बचाओ जिनको रिवीजन। अच्छा, जो बैच लेना चाह रहे हैं उनको बता देता हूँ मैं, लाइव के साथ में रिकॉर्डेड फ्री है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बेसिक साइंस है, हैंड रिटन नोट्स आपके इसके साथ में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको 100 मिल जाएंगी, काफी टेस्ट सीरीज है। इतने टेस्ट में दे कह रहा हूँ भाई, जिसने दे दिए ना ये टेस्ट, बल्ले बल्ले है, बंदा है ना 40+ नंबर लेके आएगा ट्रेड के अंदर। 40+ नंबर लेके आएगा, 27 को छोड़ो, 40+ लेके आएगा। तो आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में आप सबको पता है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। आई बराबर क्या हो जाता है, डी क्यू बटा डी टी हो जाता है, डेल क्यू बटा डेल टी हो जाता है। आई बराबर क्या हो जाता है, क्यू बटा टी हो जाता है। आई बराबर क्या हो जाता है, क्यू बटा टी हो जाता है। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछे और इस तरीके से सवाल आए और ये सारे भी ऑप्शन में हों, पूरी की पूरी चीजें, तो आपको उस कंडीशन के अंदर आंसर इसे मानना है। किसे मानना है, इसे मानना है, जिसमें से ये क्या है, डी बटा, ये डी बटा डी टी क्या है, परिवर्तन की दर होती है। डी बटा डी टी क्या होती है, परिवर्तन की दर होती है। विद्युत धारा की जो मात्रक होता है वो क्या है, कूलाम प्रति सेकंड। अपन ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या पढ़ते हैं अपन, ज्यादातर अपन पढ़ते हैं धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बस ये अपन पढ़ते रहते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर सीधा क्या दे देता है, कूलाम प्रति सेकंड दे देता है। क्या दे देता है वो, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, वो क्या दे देता है, कूलाम प्रति सेकंड दे देता है, या फिर क्या दे देता है वो, क्यू बट आई बराबर क्यू बटा टी दे देता है। तो फिर देखते हैं, या फिर आई बराबर, ये तो है ही भाई, आई बराबर
ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, आई बराबर क्यू बटा टी, इसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और धारा कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये चीज याद रखनी है भाई, बड़ी कंफ्यूजन करती है, ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होगी ना तभी मतलब क्या हो जाएगा, चीजें आगे क्लियर होती रहेंगी। अब देखते हैं विद्युत धारा की गति, देखते हैं प्रकाश की गति और विद्युत धारा की गति दोनों क्या है, बराबर है। प्रकाश की गति और विद्युत धारा की गति दोनों क्या है, बराबर होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विद्युत धारा की अधिकतम गति कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक ऑप्शन था फिर ऊपर ने 3.2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। राइट कौन सा है, राइट ये है, राइट ये है। क्यों, क्योंकि यहाँ अधिकतम दे रखा है, अधिकतम से तो ऊपर जा ही नहीं सकते भाई, अधिकतम से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो इस कंडीशन के अंदर अपने को राइट आंसर क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, या फिर हम बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोलेंगे विद्युत धारा की गति, या फिर क्या बोलेंगे 1,86,000 मील पर सेकंड बोलेंगे, या फिर अगर सेंटीमीटर में पूछ लेता है, सेंटीमीटर में पूछ लेता है तो 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड बोलेंगे, प्रति सेकंड अपन इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये चीजें याद रखना, इस मतलब ये सीधे चीजें नहीं देगा, वो चीजों को घुमा कर देगा, इस तरीके से इतना सा घुमाएगा, हम पूरे 360 डिग्री घूम जाते हैं, वो घुमाता है हमको 10 डिग्री, हम घूमते हैं 360 डिग्री। अरे यार ये क्या आ गया भाई, ऐसे ही देता है और कंफ्यूजन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि अपन ने पढ़ी थी धारा 2 प्रकार की होती है, ये सब ने पढ़ रखा है, एक तो डीसी डायरेक्ट करंट और एक होती है एसी अल्टरनेटिंग करंट। डीसी के अंदर क्या होता है, दिशा व मान सदैव क्या होते हैं, नियत होते हैं, आवृत्ति 0 होती है, आवृत्ति 0 होती है। उपयोग कहाँ किया जाता है, संचित कर सकते हैं, डीसी को बैटरियों के अंदर संचित कर सकते हैं, और आपातकालीन स्थितियों के, आपातकाल के अंदर इनको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, क्रिया के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कम दूरी पर पारेषण एवं वितरण के लिए प्रयोग किया जाता है। और उत्पादन कितने तक किया जा सकता है, 650 वोल्ट तक क्या किया जा सकता है, डीसी का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट। इसकी दिशा भी परिवर्तन होगी और इसका क्या होगा, मान भी समय के साथ में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अंदर जो मानक आवृत्ति होती है अपने भारत के अंदर तो 50 हर्ट्ज, और प्लस माइनस क्या कर सकते हैं, इसको 3% हम कर सकते हैं। बात करें यूएसए की, एक बार किसी एग्जाम में पूछ लेते जिसके बाद में क्वेश्चन बनने लग गए, नहीं तो आएगा कहीं पे भी नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, 60 हर्ट्ज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कहाँ ले लेते हैं हम, इसका उपयोग ले लेते हैं हम उच्च मतलब उत्पादन के अंदर उपयोग में लेते हैं, जहां पर 11 केवी 33 केवी के अंदर उत्पादन इसका क्या होता है, संभव होता है। फिर आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, पारेषण लाइन लंबी दूरी के अंदर इसको उपयोग किया जा सकता है। पारेषण और वितरण के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, एसी का उपयोग करते हैं। मशीनों की दक्षता क्या होती है एसी के अंदर, उच्च दक्षता होती है, और क्षमता भी क्या होती है एसी के अंदर, उच्च क्षमता, अच्छी क्षमता होती है, और दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे जो विद्युत सर्किट होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा रेखीय है, अरेखीय है, सक्रिय है, निष्क्रिय है, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पर काम करेगा, ठीक है। इनके बारे में अब अगली स्लाइडों के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है। ऊर्जा ऊर्जा और ऊर्जा स्रोत और रूपांतरण के आधार पर बात करते हैं। जैसे कि एक तो हो गया एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो लगातार क्या कर रहे हो, ऊर्जा प्रदान कर रहे हो, ऊर्जा प्रदान करने के अंदर क्या हो, सक्षम हो, तथा आयाम के गुण को क्या कर सकते हैं, वो आसानी से बढ़ा
या बढ़ाया जा सकता है, तो वो कौन से हो जाते हैं? जैसे अपने धारा सोर्स हो गए, पावर सोर्स हो गए, सेल बैटरी हो गई, डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, एफईटी, ये तो क्या हो जाते हैं? लगातार ऊर्जा प्रदान करने वाले क्या हो जाते हैं? एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर परिवर्धन के गुण होते हैं। दूसरे आ जाते हैं निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं? जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में क्या नहीं होते? सक्षम नहीं होते, परंतु ऊर्जा का क्या करते हैं? ये रूपांतरण करते हैं। ये तो ऊर्जा को क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यानी परिवर्तन का गुण पाए जाते हैं इनके अंदर। और ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। कौन से? एक्टिव। लेकिन पैसिव क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाता है? आर एल सी। ठीक है, आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? रजिस्टर। और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रेरक हो जाता है, संधारित्र हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है, बल्ब और ट्रांसफार्मर भी इसके अंदर हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा का क्या करते हैं? रूपांतरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सक्रिय अवयव होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। जो इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से आकार के होते हैं? वर्ताकार या फिर गोलाकार होते हैं। वर्ताकार या क्या होते हैं? गोलाकार। जैसे विभव स्रोत, और ये हो गया धारा स्रोत। जिस तरीके से इसमें एरो दिखेगा वो क्या हो जाएगा? धारा सोर्स हो जाएगा। और जिसमें अगर प्लस और माइनस दिख रहा है वो क्या हो जाता है आपका? वो क्या हो जाता है आपका? विभव स्रोत हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आकार कैसा होता है इनका? डायमंड आकार या समचतुर्भुजाकार इनका क्या होता है? आकार होता है। यहाँ पर क्या है? ये वोल्टेज कंट्रोल। ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है आपका? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है आपका? करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ये आपका हो जाता है। ये याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर क्या दे देता है? डायग्राम देगा इस तरीके से। ये पूरा एक ही है ना, ये एक हो गया। इस तरीके से है ना, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दे रखा है, ये क्या कर रहा है? वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, और सोर्स भी क्या है इसके अंदर? वोल्टेज है। ये किससे कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल तो वोल्टेज से हो रहा है, लेकिन सोर्स किसका है यहाँ पर? धारा सोर्स है। ये किससे कंट्रोल हो रहा है? करंट कंट्रोल है, लेकिन सोर्स भी क्या है यहाँ पर? करंट है। ये किससे कंट्रोल हो रहा है? ये हो रहा है धारा से कंट्रोल हो रहा है, करंट कंट्रोल है, लेकिन सोर्स कौन सा है यहाँ पर? वोल्टेज सोर्स हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ओम के नियम पर। जो ओम के नियम की जो पालना करने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रेखीय और अरेखीय। जो रेखीय होते हैं वो तो ओम के नियम की पालना करते हैं, लेकिन जो अरेखीय होते हैं वो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। अरेखीय ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। वह अव्यय जो ओम के नियम के क्या करते हैं? पालना करते हैं। जैसे क्या हो जाता है? ये आपका वी आई आर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ओम का नियम की पालना कर रहा है। यहाँ पर क्या समानुपाती है? ओम के नियम की पालना कर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर यहाँ पर हो जाता है। ये तो क्या यहाँ पर ये नियतांक क्या हो गया? आर यहाँ पर नियतांक हो जाता है। ठीक है, और जो नॉन लीनियर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो ओम के नियम की क्या नहीं करते? पालन नहीं करते हैं। जैसे डायोड हो गया आपका, और ट्रांजिस्टर हो गया, ये क्या हो गया? अरेखीय हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, धारा प्रवाह की दिशा के आधार पर, धारा प्रवाह की दिशा के प्रकार पर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? धारा प्रवाह की दिशा के प्रवाह पर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। एक तो होते हैं कि मतलब कि एक दिशीय, यानी कि यूनिलेटरल अवयव, और एक होते हैं बाइलेटरल। जो यूनिलेटरल होते हैं यानी एक दिशीय होते हैं, जो तो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। एक ही दिशा में जो प्रवाहित कर रहा है वो तो क्या हो गया? एक दिशीय हो गया। और जो दोनों दिशाओं के अंदर धारा को प्रवाहित कर सकता है, मतलब ले भी सकता है, मतलब इधर भी धारा जा सकती है इधर भी धारा जा सकती है, वो क्या हो जाते हैं? द्विदिशीय अवयव हो जाते हैं। जैसे आपका डायोड है, डायोड के अंदर हम एक तरफ से ही धारा का प्रवाह करा सकते हैं, दूसरी तरफ से करवाते हैं तो क्या हो जाता है? उच्च प्रतिरोध हो जाता है।
ठीक है, और उस कंडीशन में धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाता है आपका पी एन डायोड क्या हो जाता है, एक दिशीय हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, एक दिशीय हो जाता है। तो ये कौन क्या हो गया, डायोड क्या हो जाता है, एक दिशीय। जिन अवयवों के अंदर धारा की दिशा परिवर्तन करने पर उनके गुण भी बदल जाते हैं। भाई इसका क्या होगा कि दिशा एक है, अगर इसके अपन क्या कर रहे हैं, इस डायोड के अंदर अगर हम सही फॉरवर्ड बाइस के अंदर हम काम करवा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या है, कम है, तो धारा क्या होगी इसके अंदर प्रवाहित होगी। लेकिन हम इसे रिवर्स बाइस के अंदर काम करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, तो इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि ये एक दिशीय। बाइलेटरल क्या होता है, जिसके अंदर धारा हमने इस साइड में दी तब भी 5 ओम प्रतिरोध था, इस साइड के अंदर दी तब भी 5 ओम प्रतिरोध था, तो ये क्या हो जाता है कि वह अवयव जिसके अंदर धारा की दिशा बदलने पर उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या हो जाते हैं, द्विदिशीय अवयव हो जाते हैं। जैसे प्रतिरोध है, चाहे आप इधर से धारा प्रवाहित करवाए चाहे इधर से धारा प्रवाहित, इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन डायोड के अंदर क्या हो जाता है, डायोड के गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दूसरा बात करते हैं, भौतिक वितरण के आधार पर क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, एक तो होता है लिंक्ड एलिमेंट यानी एकत्रित अवयव होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट हो जाते हैं, वितरित अवयव हो जाते हैं। ये कौन से होते हैं, आर एल सी, अलग अलग विश्लेषण किया जाता है इसके अंदर, और इस पर क्या किया जाता है, किरचॉफ का नियम किस पर लागू होता है, लिंक्ड एलिमेंट पे होता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है कि किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है, तो उसके अंदर ऑप्शन में मिल जाता है अपने को वितरण अवयव पर किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसमें किरचॉफ और ओम का नियम लागू नहीं होता है, किसके अंदर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर काम नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप लोको पायलट स्पेशल बैच के अंदर एनरोल नहीं किए हो अभी तक तो बहुत जल्दी आप इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। फीस मात्र 499 रुपये, 25 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुका था, लाइव है। लाइव के साथ में अगर आप चाहते हो कि हम मतलब हमको रिवीजन करना है या फिर हम बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट करना, 2-2 3-3 क्लास एक दिन में देख करके, तो आपको इसके साथ में रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। तो आदर्श क्लास एज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स के अंदर जाइए, वहां पर आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा, वहां से जाकर के इसको क्या कर लीजिए, बाय कर लीजिए। ठीक है, और ये बैच स्टार्ट हो चुका है, यही बैच है जो आपका 25 फरवरी से चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपकी एक सीरीज चल रही है, रामबाण सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर, सर की 4 बजे से चलती है, लाइव है ये। ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यू वो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो चैप्टर आप पढ़ चुके आज ऐप के अंदर उन्हीं चैप्टरों को यहाँ पर क्वेश्चनों के द्वारा समझाया जाता है। तो आपकी तैयारी को अच्छे से मजबूत करिए अभी, तो इस सेशन को भी आप 4 बजे रोज देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन वैद्युतिक परिपथ और उनके नियम के बारे में। ठीक है, परिपथ सर्किट के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, वह एलिमेंट्स क्या क्या यह क्या होता है, एलिमेंट्स का समूह होता है जिसके अंदर बहुत सी युक्तियां होते हैं, सुरक्षा युक्ति हो जाती है, स्रोत हो जाता है, और जो आपके मतलब लोड हो जाता है, कंट्रोल जो डिवाइसेज हो जाती है, ये सारे हो जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स का व्यवस्थित क्रम संयोजित करने के लिए वैद्युतिक कार्य क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। बहुत से एलिमेंट्स का क्या होता है, समूह होता है, और इन एलिमेंट्स को एक व्यवस्थित क्रम में लगा करके जोड़ करके इनसे क्या करवाया जाता है, वैद्युतिक कार्य क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है, वही क्या हो जाता है, आपका सर्किट हो जाता है। सर्किट के अंदर आपको फ्यूज भी मिलेगा, आपको बल्ब भी मिलेगा, उसके अंदर से आपको धारा सोर्स वोल्टेज सोर्स मिलेगा, आपको उसके अंदर सुरक्षा युक्ति आपको मिल जाती है, कंट्रोल युक्ति उसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, डायग्राम। नेक्स्ट चलते हैं कि जो परिपथ होते हैं वो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, बंद परिपथ, खुला परिपथ, शॉर्ट लघु परिपथ, और ये क्या हो जाता है, सरण यानी लीकेज परिपथ हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ है तो धारा क्या हो रही है, इसके अंदर धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, धारा पर निर्भर कर रही है, यानी कि ये क्या है, सही है, ये क्या है, सही है, ये क्या आपका सही है, ये काम कर रहा है। अगर शॉर्ट, फिर बात करते हैं अपन लघु खुला परिपथ के बारे में। खुला परिपथ है यानी कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो इसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तो धारा जीरो हो जाएगी।
धारा जीरो होएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, इसके अंदर प्रतिरोध अनंत हो जाता है। और वोल्टेज क्या होता है, जो ईएमएफ पर मिल रहा है वही कहाँ पर मिलने लग जाता है, विभव स्रोत के समान वोल्टेज हो जाता है, यानी कि अधिकतम हो जाता है वोल्टेज। जो टर्मिनल खुले हैं ना, तो वहां पर जितना ईएमएफ बन रहा है वोल्टेज बैटरी के अंदर 10 15 20 जितना भी, तो वो अपने को वहां पूरा का पूरा प्राप्त होने लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना। और क्वेश्चन उठते हैं तो वो इससे उठेंगे और इससे उठेंगे, बस इन दोनों से तो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, लघु परिपथ हो जाता है। लघु परिपथ के अंदर क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और धारा क्या हो जाती है इसके अंदर, मैक्सिमम हो जाती है, और वोल्टेज क्या हो जाता है इसके अंदर, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लीकेज सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, धारा का कुछ अंश क्या हो जाता है, धारा का कुछ अंश विपरीत दिशा के अंदर क्या होने लग जाता है, प्रवाहित होने लग जाता है, यानी लीकेज हो गया। आपकी दीवार है, आपकी दीवार में तार जा रहा है, वो शॉर्ट हो गया, दीवार के अंदर नमी है, तो नमी है तो धारा क्या हो रही है, अनावश्यक रूप से उस दीवार के अंदर जाने लग गई, यानी कि विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होने लग जाता है। इसकी सुरक्षा के लिए किनको उपयोग करते हैं हम, ईएलसीबी या आरसीसीबी का उपयोग हम करते हैं। ईएलसीबी हो जाती है आपकी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और आरसीसीबी हो जाती है रेजिस्टेंस सर्किट ब्रेकर हो जाता है। ये किससे सुरक्षा करते हैं, आपके सरण परिपथ से, लीकेज करंट से। लीकेज करंट कितना होता है, 1/5000 व भाग से अगर ज्यादा हो रहा है तो परिपथ को क्या कर देना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, उसकी मरम्मत करना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओम का नियम। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा का मान उस परिपथ को प्रदान किए गए विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, अपन ने पीछे भी बात कर ली है। ओम का नियम एसी और डीसी, ओम का नियम किस पर, ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर क्या करता है, शायद नहीं दिख रहा, देख लीजिए। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर क्या करता है, काम करता है। और प्रतिरोध क्या रखा जाता है इसके अंदर, प्रतिरोध को नियत रखा जाता है, और ताप को भी क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है, तब जाकर के अपना ओम नियम क्या होता है, लागू होता है। प्रतिरोध को क्या करना है, नियत, और तापमान को भी क्या करना है, नियत। ताप और प्रतिरोध नियत है, फिर आप ओम का नियम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने पहले वाली क्लास में आपको बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं ओम का नियम का सूक्ष्म रूप। ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, धारा घनत्व बराबर सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाती है। कई बार ये सीधा सीधा क्या पूछ लेता है, सूत्र पूछ लेता है कि धारा घनत्व है, तो वहां पर इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, तो सीधा क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो धारा घनत्व देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक तो ये सदिश राशि है, और ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका हो जाता है सूत्र हो गया आपका। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक की बात करेंगे तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। चालकता की अपन ने पिछले क्लास में बात कर ली है। चालकता की बात करें तो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, 1/ρ हो जाती है आपकी चालकता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, इकाई लंबाई पर वोल्टेज, ठीक है, इकाई लंबाई पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाती है। इसे किससे दर्शाएंगे, वोल्ट मीटर से दर्शाएंगे, वोल्ट प्रति मीटर, या फिर क्या हो गया, न्यूटन प्रति कुलाम से इसे क्या कर सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दो नियम है, किरचॉफ के दो नियम है, एक तो आपका केसीएल है, एक आपका कौन सा है, केवीएल है। किरचॉफ के दो नियम, केसीएल और केवीएल। केसीएल है जो क्या है, पहला नियम है, केसीएल क्या है, फर्स्ट नियम है। और केसीएल है, केसीएल क्या है, धारा आ रही है इसके अंदर के सीएल, ठीक है, केसीएल। तो ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, केसीएल किसके सिद्धांत पर काम करता है, आवेश संरक्षण पर। किस पर काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कौन काम करता है, केसीएल काम करता है। इसके अन्य नाम भी हो जाते हैं, इसे नोड या संधि का नियम भी क्या कहा जाता है, जंक्शन रूल भी से कहा जाता है। सिग्मा आई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि आने वाली धारा, ठीक है, ये धारा आ रही है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं का योग क्या, बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखो जाने वाली धारा कितनी है, 5 है, 11 है और 8 है, ठीक है। 5 11 8 क्या है, यहाँ से जाने वाली धारा है, और आने वाली धारा है, फिर अपने को आने वाली धारा I2 इन्होंने पूछी है। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 और 11 और 8 कितने हो जाते हैं, ये 24 हो जाते हैं। कितने हो गए, ये हो गए 24,
चॉइस हो गई। यहाँ पर अपने को कितनी आ रही है, 14 आ रही है, तो वहां चॉइस हो रहा है, कितनी रही, 14, डिफरेंस कितना का रहा है, 10। तो जो I2 है ये अपनी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये धारा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अपना मतलब I2 का मान क्या निकल के आता है, 10 निकल के आता है। क्यों, क्योंकि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, इसके अंदर बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके दूसरे नियम पर, केसीएल के नियम पर। केसीएल के नियम की बात करें तो मेष का नियम है, लूप का नियम इसे कहा जाता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है ये, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है ये, कार्य करता है। और पहले वाला किस पर काम कर रहा है, केसीएल का, केसीएल का आवेश संरक्षण पर, और केवीएल का ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। केवीएल को क्या कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। केसीएल को क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, विभव स्रोत से जो प्राप्त हो रही है बराबर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सिग्मा वी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आई आर बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। के बी एल का जो केसीएल और केवीएल दोनों किस पर काम करते हैं, एसी और डीसी दोनों पर लागू होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो स्रोत होता है, जो पावर डिलीवर करता है, वो तो क्या होता है, जो स्रोत किसे कहते हैं, जो मतलब जो पावर दे रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है, वो तो क्या हो जाता है, आपका स्रोत हो जाए। लोड क्या होता है, जो पावर का कंजप्शन कर रहा है यानी खपत कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, अपन लोड कहते हैं। जैसे मान लो एक बैटरी है अपनी, तो बैटरी क्या हो जाती है, बैटरी हो जाती है स्रोत। क्यों, क्योंकि वो अपने को वोल्टेज दे रही है, धारा दे रही है। और ये एक अपना मान लो कि हीटर है, हीटर क्या हो जाता है, हीटर हो जाता है लोड। क्या कर रहा है, वो खपत कर रहा है, विद्युत की क्या कर रहा है, खपत कर रहा है। बैटरी हमें विद्युत क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। P बराबर वी आई होता है। अब देखो, और V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर होता है। ठीक है, I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। बस यहीं से इनको देखते चलेंगे आगे कि ये कैसे आया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, P बराबर V, P बराबर वी आई। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पता करना है, V पता करना है। V क्या है, यहां देखेंगे आई आर, तो V क्या है, आई आर। तो ऑलरेडी एक आई रहा, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो ये आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाता है। क्यों, क्योंकि अपने को V का मान क्या है, यहाँ पर वापिस आप दोबारा देखिए, V है तो V का मान क्या दिया है, आई आर गुणा ये हो जाता है। आगे चलेंगे इसको लेकर के, तो आई स्क्वायर क्या हो गया, ये आर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पर आ जाओ, P है, अपने को किसको यहाँ पर इस तरह रखना है, V को। ठीक है, आ जाओ आगे। फिर इन्होंने किसको चेंज, आई है, तो आई क्या है, V बटा R है। तो अपना सूत्र क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R हो जाता है। क्या हो जाता है, V स्क्वायर R हो जाता है। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएंगे, उनको भी क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ये याद रखने योग्य चीज है। एक एचपी बराबर क्या है, 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं। अब ये देखो, ये ब्रिटिश और जो मैट्रिक है ना, यहाँ पर ये याद रखना है, एक एच बराबर 746, और ब्रिटिश के अंदर, मैट्रिक के अंदर एक एच बराबर 735.5 वाट। ब्रिटिश के अंदर 1 किलोवाट बराबर कितना, 134 एचपी है। और मैट्रिक के अंदर की बात करेंगे तो 1 किलोवाट बराबर कितना है, 1.36 एचपी है। ठीक है, और ये हो जाता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड मान हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रेणी और समांतर परिपथ की बात करते हैं। वैसे हमने इसको रजिस्टर वाला चैप्टर जो पढ़ा था अपन ने रेजिस्टेंस का, उसके अंदर अपन पढ़ चुके थे। श्रेणी के अंदर क्या समान होगा, श्रेणी है तो श्रेणी में धारा समान, और समांतर है तो समांतर में क्या समान, समांतर में वोल्टेज समान। ठीक है, इसके अंदर विभव क्या होता है, योगात्मक। वोल्टेज क्या होता है, योगात्मक। इसका वोल्ट अलग है, इसका वोल्ट अलग है, इसका वोल्ट अलग है। ये क्या होगा, सारा का सारा योगात्मक हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर तो विभव तो समान है, और धारा क्या है, योगात्मक। इसकी धारा अलग आएगी, इसकी धारा अलग आएगी, इसकी धारा क्या होगी, अलग अलग आएगी। तो समांतर के अंदर क्या समान, समांतर के अंदर वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। समांतर के अंदर वोल्टेज समान, और श्रेणी के अंदर धारा समान। श्रेणी के अंदर विभव होता है जो योगात्मक होता है, यानी कि सभी का जोड़ के मान निकाला जाता है।
और समांतर के अंदर धारा योगात्मक होती है, यानी कि सभी प्रतिरोधों के अंदर जितनी धारा गुजर रही है उनको जोड़ करके हम क्या करते हैं, धारा का टोटल धारा का पता करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर कि किसका संयोजन भी समझ लेते हैं हम, पावर का संयोजन। ठीक है, यहां से देखते हैं, एक तो क्या है 60 वाट का बल्ब दिया है और एक अपने को दिया है 40 वाट का बल्ब। ठीक है, दोनों को क्रम कौन से में जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और पूछा क्या है, कुल पावर क्या होगी। श्रेणी में लगाना है ये वाला सूत्र, श्रेणी में लगाना है ये वाला सूत्र। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने पास में मान कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो ये सूत्र अपना यहाँ अच्छे से काम करेगा। ऊपर क्या करना है, P1 गुणा P2, नीचे क्या करना है, P1 गुणा P1 प्लस P2 करना है। ऊपर वाले को गुणा करेंगे, नीचे वाले क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, आंसर आपका ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सूत्र आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखिए, अगर श्रेणी की बात कर रहे हैं, 60 और 40 है, समांतर है, क्रम कौन सा है, समांतर है। समांतर है तो क्या हो गया, Pt बराबर P1 प्लस क्या हो जाता है, P2 हो जाता है, यानी कि दोनों जो आपके यहाँ पर बल्ब दिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों बल्ब दिए हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ अपने को क्या दिया गया है, ये सर्किट दिया गया है। इन्होंने सबसे पहले पूछा है प्रतिरोध, तो ये तो क्या हो गया आपका एक, और ये बल्ब, ये तो हो जाता है आपका पहला बल्ब, ये कौन सा हो जाता है, दूसरा बल्ब। अब अपने को क्या निकालना है, प्रतिरोध। प्रतिरोध निकालना है तो अपने ने यहाँ पर अभी क्या देखा, ये देखे यहाँ पर सूत्र, उन्होंने क्या पूछा, प्रतिरोध पूछा। तो उन्होंने पहले के अंदर प्रतिरोध पूछा, वहां पावर दे रखी है, उन्होंने वोल्टेज दे रखी है। प्रतिरोध पूछा तो कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे हम, यहां से निकालेंगे प्रतिरोध का, आर बराबर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ए वाला सूत्र यहां से काम ले लेंगे, आ जाओ सीधे। तो यहां पर क्या लगा देंगे हम, आर बराबर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पर, पहले वाले के अंदर देख लेते हैं, 120 वोल्ट दे दिया। ठीक है, स्क्वायर 2 कर देंगे, और नीचे कितने वाट का दे रखा है, इसको काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 240। इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा, पहले वाले बल्ब के अंदर कितना प्रतिरोध है, 240 ओम का है। दूसरे वाले की बात करेंगे हम, तो दूसरे वाले की बात करेंगे तो भाई वोल्टेज तो इसके अंदर वही है, और और इसका वाट कितना है, 40 वाट है। तो इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, ये कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो ये कितने ओम का हो गया दूसरा वाला, 360 ओम का। ठीक है, कितने ओम का, 360 ओम का। अब इन्होंने क्या पूछा है, कुल धारा क्या होगी, कुल धारा क्या होगी। तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में आ गया, दोनों का क्या आ गया, अपने पास में प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध अपने पास में है, वोल्टेज अपने पास में है, और इन्होंने क्या पूछे, धारा पूछे। तो हम क्या करेंगे, आराम से निकाल देंगे। तो यहां निकाल लेते हैं, स्टेप को यहीं से देख लेते हैं। धारा क्या हो जाती है, धारा क्या हो जाती है, V बटा R हो जाती है। वोल्टेज कितना, 240 वोल्ट। वोल्टेज कितना, 240 वोल्ट, सॉरी 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 120 वोल्ट। वोल्टेज कितना, 120 वोल्ट। प्रतिरोध कितना दिया इन्होंने, 240। प्रतिरोध कितना दे दिया इन्होंने, 240, पहले वाला बल्ब का। अपन इनको क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा अपना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, वही वोल्टेज कितना, 120 वोल्ट दे रखा है। प्रतिरोध कितना दिया इन्होंने, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब इस तरीके से क्या कर लेते हैं अपन, इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा, इसके अंदर टोटल धारा पूछी है, दोनों की धारा पूछी है। क्रम कौन सा जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जुड़ जाएगा। ठीक है,
अलग अलग निकाले। अब देखो कितना हो जाएगा ये 600 है ना, 120/600। तो यहां से काटेंगे तो कितना हो गया टोटल आपकी जो धारा इसके अंदर गुजर रही है वो कितने एम्पियर गुजर रही है, 1/5 एम्पियर धारा किसके अंदर से प्रवाहित हो रही है। टोटल प्रतिरोध के अगर हम अलग अलग की बात करते हैं तो ये नीचे वाली हो जाती है, और टोटल की बात करते हैं तो 1/5 एम्पियर धारा गुजर रही है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि एक्चुअल जो पावर है, मतलब वास्तविक जो शक्ति खपत है, इन्होंने क्या पूछा है अपने से, वास्तविक जो शक्ति खपत है दोनों के अंदर कितनी हुई है। तो दोनों के क्या करेंगे, अलग अलग से निकाल लेंगे, और अलग अलग से निकालने के बाद में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अपन ने वहां पर पढ़ के आए थे, यहाँ पर अपने पास में क्या आ गई, अब अपने पास में धारा है, धारा कितनी है 1/5 है, और अपने पास में दोनों का क्या है वोल्टेज है, दोनों का क्या दे दिया यहाँ पर वोल्टेज भी दे रखा है। तो P बराबर क्या है I। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ आए तो उन्होंने क्या पूछा, पावर पूछा। पावर क्या है, योगात्मक है। सूत्र कौन सा ले लेंगे, अपन ये वाला सूत्र लेंगे और दोनों की क्या कर लेंगे, पावर को वहां पर जोड़ लेंगे। ठीक है, धारा कितनी थी 1/5 आ गई है ना, तो इसका स्क्वायर था। ठीक है, अब इसके अंदर से प्रतिरोध, सॉरी प्रतिरोध कितना है इसका, प्रतिरोध कितना है पहले वाले का 240 है, इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे, 240 बटा क्या कर लेंगे 5, 25 हो जाएगा ना नीचे स्क्वायर होकर के। तो इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.6 हो जाएगा। दूसरा है 1/5 का स्क्वायर गुणा 360 है ना। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 14.4 है ना। तो टोटल जो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है टोटल, अब ये क्या हो गई, दोनों के अंदर अलग अलग प्रवाहित है, P1 और P2 के अंदर क्या हो रही है, जो पावर है वो प्रवाहित हो रही है, ये वाली निकल के आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। हाँ, इसका क्या पूछा है, प्रतिरोध क्या दे रखा है, वाट दिया है, वोल्टेज दिया है। अपन ने क्या पूछा, इन्होंने प्रतिरोध पूछा है, दो चीज अपन को दे रखी है। तो अपने को क्या निकालना है इसके अंदर से, प्रतिरोध निकालना है, आर निकालना है। आर निकालना है तो क्या होगा वी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका पी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज कितना दे रखा है 220 गुणा 220, पावर कितनी दे रखी है 200 वाट। ठीक है, तो फिर ये कितनी बार कटा, दो बार, फिर कितना हो गया ये 22 हो गया। तो ये क्या हो जाता है आपका इतना ओम हो जाता है 242 ओम ये हो जाता है। जब 200 वाट का क्या है यहाँ पर बल्ब का क्या है 200 वाट का बल्ब है, और उसका वोल्टेज कितनी दी जा रही है 220 वोल्ट उसके अंदर दी जा रही है, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है 242 ओम क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं ऊर्जा और ऊष्मा के नियम पर आते हैं। किस पर आते हैं, ऊर्जा और ऊष्मा के किस पर आ जाते हैं, नियम पर आ जाते हैं। ऊर्जा और ऊष्मा के नियम, E बराबर क्या है PT, और P का अपन ने वहां पर पढ़ के आए थे, P बराबर क्या पढ़ के आए थे I स्क्वायर क्या पढ़े थे R पढ़े थे, P बराबर वहां पर क्या पढ़े थे VI पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है P बराबर I स्क्वायर क्या हो गया R हो गया, तो E बराबर क्या हो जाता है I स्क्वायर RT हो जाता है। अब ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है, वाट, वाट इंटू सेकेंड हो जाता है, वाट सेकेंड हो जाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम जूल कह सकते हैं। ऊष्मा की बात करते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं तो हम क्या हो जाता है, ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर क्या हो जाता है RT हो जाता है, H बराबर आई स्क्वायर RT हो जाता है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप होती है। ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है, ऊष्मा धारा के वर्ग के क्या होती है समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, टाइम के क्या होती है समानुपाती होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि ये डेटा है याद रखने, 1 कैलोरी बराबर क्या है 4.186 जूल हो जाता है। 1 जूल बराबर क्या है
0.24 कैलोरी हो जाता है। 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाता है, ये चीजें याद रखनी होगी, ये एग्जाम में पूछता है सीधा सीधा। 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाता है। और फिर बात करते हैं अपन, 1 जूल के, 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। एक जो बी एच टी यू है, ये किसके बराबर होती है, 252 कैलोरी के बराबर हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये आता है जो प्रतिरोध पढ़ते हैं ना अपन, उसके अंदर आता है प्रतिरोधों को मान को पढ़ना। जैसे आपको दिया 3R2, तो ये क्या है, ये R जहां पर बीच में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3.2, और R प्रतिरोध है तो ओम आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे K है, तो पॉइंट बीच में आएगा, ये किलो ओम हो जाएगा। M है, तो ये क्या हो जाएगा 3.2, और M क्या हो जाएगा, मेगा ओम हो जाएगा। जैसे आगे पढ़ेंगे हम, जो भाई दोनों अक्षर बीच में, ये बाद में आ रहा है तो पहले के दोनों अक्षर हैं, तो फिर बाद में आ रहा है तो कहाँ लगा देंगे, ओम बाद में लगेगा। इसके अंदर है तो किलो ओम हो जाएगा। ये 32 M है, तो ये क्या हो जाएगा, 32 मेगा ओम हो जाएगा। पहले आ रहा है तो पॉइंट पहले लगेगा, बीच में आ रहा है आर तो पॉइंट बीच में लगेगा, लास्ट में आ रहा है तो कोई पॉइंट नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत ऊर्जा की खपत के ऊपर बात कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा की खपत के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो ये से क्या होता है, बीओटी, इससे क्या होता है, जो इसकी यूनिट होती है, जो इसकी इकाई होती है, वो क्या होती है, बीओटी होती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है, या फिर क्या होता है, किलो वाट होता है, किलो वाट हो जाता है, KWH हो जाता है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, वाट गुणा हावर बटा क्या हो जाता है आपका, 1000 हो जाता है। तो इससे एक न्यूमेरिकल है, वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया गया, अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना है, और कितने वाट का, 60 वाट का एक बल्ब है, 4 बल्ब है, रोज कितने घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे चल रहे हैं। तो महीने का इन्होंने क्या पूछा है, विद्युत खर्च मुझे, भाई कितने यूनिट खर्च कर रहे हो। महीना कौन सा है, अगस्त का है। यहाँ से ये चीज बस नोट करनी है कि महीना देखना है कि कौन से दिन के निकालना है, भाई दिन के प्रतिदिन कितना घंटा चल रहा है, 10 घंटा चल रहा है। दिन का पता लगाना है तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि महीना दे रखा है या उन्होंने सीधे दिन दे दिए, 10 दे दिए, 15 दे दिए, 20 दे दिए, 40। तो यहाँ उन्होंने महीना दिया अगस्त का, तो अगस्त का महीने के अंदर होते हैं 31 दिन। ये चीज याद रखनी है। कई बार वो महीना दे देता है, पता नहीं लगाते कि अपन किससे गुणा करने, तो अब अपन महीने के हिसाब से क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट 30 से गुणा कर लेते हैं। अब वो होता है तो यहाँ पर एक महीना देता ना वो, तो हम लेते 30, लेकिन उन्होंने सीधा क्लियर किया कि अगस्त है, तो अगस्त का क्या है, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, अगस्त में होती है 31 दिन, उस हिसाब से इसका क्या कर लेते हैं अपन, सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, 60 है, बल्ब कितने हैं, 4 हैं, कितने घंटे जल रहे हैं, 10 घंटे जल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से कर ले, महीने को बाद में देख लेते हैं, ये यहाँ से कट गया। ठीक है, अब आगे करते हैं हम, तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। ठीक है, फिर इसको किससे गुणा कर लेंगे अपन, 31 गुणा 24 हो गया। ठीक है, और बटे में क्या हो जाता है, ये 10 हो जाता है। तो ये कितनी निकल के आती है आपकी यूनिट, 74.4 यूनिट निकल के आती है इसके अंदर से। कितनी यूनिट निकल के आती है, 74.4। इस चीज का बस एक ही चीज याद रखना है कि ये चीज है ना, ये बड़ी कंफ्यूज करेगी, कि जो महीना है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि महीना कौन सा देता है। इस तरीके से कई बार क्या होता है कि यहाँ पर तो एक ही दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्या कर देगा, अलग अलग दे देगा, या तो आप अलग अलग निकाल कर उनको जोड़ लो, या फिर उनको एक साथ में सभी का वाट बना करके फिर वाट में कन्वर्ट करके सभी बल्बों को, उनको जितने भी लोड है ना उनको, तो निकाल करके आप एक साथ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो जाती हैं। जो क्लास कैसी लगी आपको, ये आप कमेंट के अंदर बताओगे, और बाद बाकी जो भी आपकी कोई डिमांड है वो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है।
और दूसरी चीज, जो आपने लाइव कोर्स ले रखा है उसी को लाइव पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई। मतलब जैसे आप रिकॉर्डेड देखने की सोचते हो, कई बार क्या होता है कि यार नहीं रिकॉर्डेड देख लेते हैं बाद में ले लेंगे, वो सॉरी लाइव को बाद में ले लेंगे खत्म होने के बाद में, 2 की स्पीड पर 4 की स्पीड। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और फिर अगर आप 2 की स्पीड ले रहे हो तो भाई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यार एक तो रियल टाइम में जो चीज पढ़ते हैं और एक हम उसको 2 की स्पीड पर पढ़ते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है उन चीजों, क्योंकि डेटा हमको याद ही नहीं हो पाता है बहुत जल्दी। तो इसलिए जो आपने लाइव क्लास ली है उसको लाइव ही देखें, ना कि मतलब उसको इस तरीके से 2 की 3 की स्पीड में कर करके देखें। और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है तो वो जा करके जल्दी कोर्स ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो आज की क्लास अपनी यही एंड होती है डी स्टोरी के, कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ में। धन्यवाद।